नमस्कार, मैं दीप आप सबका स्वागत करता हूँ। आज 7 अगस्त है और मैं फिर आ गया हूँ हिंदू के डिटेल एनालिसिस को लेके। लेकिन न्यूज़पेपर देखने से पहले मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं के शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और अच्छे से आप लोग रक्षाबंधन मनाइए और नेशन और देश का जो डिग्निटी है उसको हाई कीजिए। सोसाइटी में वुमेन लोगों का जो डिग्निटी है उसको मेंटेन कीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। और सारे भाई बहन जो मेरे हैं ऑनलाइन फेसबुक व्हाट्सअप या फिर पूरे इंडिया में उन लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यही नोट पे आज शुरू करते हैं द हिंदू के पूरा डिटेल एनालिसिस। क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आया है आज के न्यूज़पेपर में, चलिए देखते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है सब्सिडाइज रेल लॉसेस। आप लोग जानते हो इस साल से फाइनेंस बजट और रेलवे बजट को एक साथ कर दिया है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोल दिया था, उन्होंने ये बोला था हम लोग कोई भी सब्सिडी नहीं देंगे। मतलब वो लोग कोई भी सब्सिडी मतलब वो लोग नहीं देगा, सब्सिडी को बंद कर दिया है। कोई भी लॉस हो जाता था ना इससे पहले रेलवे में तो उन लोगों को सब्सिडीज मिलता था, जिसके दौरान उनको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बल्क अमाउंट ऑफ मनी मिलता था, जिससे उन लोगों का लॉस इनकार हो सकता था। लेकिन अभी जो जब बजट यूनियन बजट फाइनेंस बजट और रेलवे बजट इकट्ठा हो गया, इसके बाद से सारे सब्सिडीज बंद किए गए हैं। अब पीएमओ ने ये बोला है कि जितने भी नॉन प्रेफरेबल ट्रेन चलते हैं इंडिया में, स्पेशली हिली एरियाज नॉर्थ ईस्ट के या फिर कश्मीर लेके जितने भी हिली एरियाज है, कोस्टल लाइन है और बैकवर्ड एरियाज में जितने भी ट्रेन चलते हैं, उसमें जितना भी लॉस है उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को बोला है आप सब्सिडीज़ दो, ताकि वो लॉस रेलवे मिनिस्ट्री इनकार कर सके, उसको कम कर सके, कमाया जा सके। तो ऐसा ही अभी जारी किया है पीएमओ से, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ऑर्डरनामा आया है। तो अभी जो रेलवे का सोशल सर्विस में जितने भी लॉस हुए थे वो था 34,000 करोड़, जो ऑलरेडी दिया है। और अभी रेलवे को सेंक्शन हुआ है 1200 करोड़ रुपए का अभी फिलहाल सेंक्शन हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑलरेडी रेलवे को पहले 2011 से पहले 4400 करोड़ रुपीस दे चुका था एज ए स्ट्रेटेजिक लाइन लॉसेस के लिए। एक्चुअली ये क्यों दे रहा है, ये रेलवे को एनकरेज कर रहा है ताकि वो लोग हिली एरियाज जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर नहीं है लेकिन उन लोगों का कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है, कोस्टल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज़ में अपना सर्विस बंद ना करें। इसलिए इस बार पीएमओ ने ये जारी किया है ये ऑर्डर। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो, ये अच्छा न्यूज़ है। और इसमें आपका दिया हुआ है कहाँ कहाँ है, ये बोला है जो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, वो बॉर्डर लाइन एरियाज़ है, हिली एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ है और बैकवर्ड एरियाज़ है। ठीक है, 2017 से 18 के लिए जो वो लोग लॉस का इनकर करने के लिए, लॉस को पूरा करने के लिए जितना भी अभी पैसा देगा एज सब्सिडी, ये है 1200 करोड़। तो आप ये न्यूज़ देख सकते हो एक बार। अगला न्यूज़ है 400 ईयर्स ओल्ड बोन ज्वेल फैशन। अभी हाल फिलहाल में 50 बोन से बनाया हुआ, दैट मीन्स हड्डी से बनाया हुआ ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं ज्वेलरी के हिसाब से, ऐसा पाया गया है। नरमेटा एक एग्रीकल्चरल एरिया है हैदराबाद में, तेलंगाना के, वहाँ पाया गया है। वो टोटल 4000 साल पुराना है। उस ज़माने में वो लोग बोन से बनाया हुआ ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो ऐसा 50 पीसीस मतलब स्पेसिमेन पाया गया है। तो ये जो जनरली रोम्बस शेप है और राउंड राउंड होल है इसके बीच। अगले ये में देखते हैं, ये देखिए आप फोटोज़, ये रोम्बस शेप का ये लोगों का है, ये देखिए, और राउंड राउंड शेप में बीच में है। तो ऐसा 50 उन लोगों ने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ऐसा 50 इंसेप्शन हुआ है। इस ये जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये अनर्थ किया। इसके साथ साथ वो 42 टन का एक क्या बोलते हैं बिगेस्ट कैपस्टोन भी उधर से मिला है। एक कैपस्टोन जो 42 टन का है वो उधर से अनर्थ हुआ है और ये लोग एक क्रेन से हटाया है। इसके साथ साथ वो जो 20 एकड़ का साइट है, जो फार्मिंग साइट है, उसको एक्सकेवेट दैट मीन्स खोदते हुए, उसमें आर्कियोलॉजिकल काम चलाते हुए वो लोग 2.95 मीटर का एक मैनहीर ये किया है, मतलब अनर्थ किया है, नीचे से खोद के उठाया मैनहीर। मैनहीर क्या होता है, वो एक बड़ा सा पत्थर जैसा होता है और उसको वो लोग पूजा करते थे। ये जनरली यूरोपियन स्टेट्स में ज़्यादा होता है, ऐसा मैनहीर साउथ इंडिया में बहुत मिलते हैं, जो कि 1600 से लेके 200
BC तक का टाइम पीरियड में मतलब ये साउथ इंडिया में स्प्रेड किया था, लेकिन ये तेलंगाना का पहला ऐसा मेंहिर है। तो आप ये देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो है नंदनकानन जू टू गेट्स 12 वल्चर। आप जानते हो नंदनकानन जो जू है वो उड़ीसा में है। तो अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है CZ है, उनके डायरेक्शन से, उनके निर्देश से गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर में जो है वो लोग 12 रेस्क्यूड लॉन्ग बिल वल्चर जो है, गिद्ध जिसको बोलता है, या फिर हम लोग ये बोलते थे इसको जटायु जो था, ऐसा ही कुछ बोलते थे। तो जो ये वल्चर जो है वो नंदनकानन पार्क, बायोलॉजिकल पार्क को देगा ताकि वो लोग इसका ब्रीडिंग कर सकें। नंदनकानन जो मतलब जू है वो ऑलरेडी वाइट बैक्ड वल्चर को वो लोग कंजर्व करने की कोशिश में है, लगे हुए हैं मतलब बहुत सालों से। तो 5 साल तक वो लोग हर ये मतलब CZ है, दैट मीन्स सेंट्रल जू अथॉरिटी, या फिर जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर, या फिर रानी बेस्ड वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये सबको अप्रोच करते रहा कि आप लोग हम लोगों को ऐसे प्रोवाइड करो वल्चर, ताकि हम लोग इन लोगों को कैप्टिव ब्रीडिंग कर सके और वहाँ पे पाल सके और उन लोगों का रक्षण कर सके। लेकिन ऐसा कोई इतने दिन तक नहीं दे पाया था। लेकिन अभी सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी के डायरेक्शन से, निर्देश से, गांधी जूलॉजिकल पार्क ग्वालियर के वो लोग 12 वल्चर उन लोगों को दे रहे हैं। और यही जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उनके फिनेंशियल हेल्प के मतलब हेल्प से 2011 में नंदनकानन में एक 0.3 एकड़ जगह लेके ये लोग ऐसे ही कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया था, जिसका 2 पार्ट है। जो एक है नर्सरी एवियरीज और 1 कॉलोनी एवियरीज। इसका साइज दिया हुआ है 10x12x8, और जो 1 कॉलोनी एवियरी है इसका है 100x40x20 फीट। तो ये इसका स्ट्रक्चर का दिया हुआ है कि कैसा कैसा है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है वो है दार्जिलिंग सिचुएशन टेंस्ड ऑन 53rd डे। ये दार्जिलिंग का एक्सटेंशन बोल सकते हो, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसमें 2 चीज़ मेंशन किया हुआ है। पहला तो दार्जिलिंग और गोरखालैंड का प्रोटेस्ट। आप लोग जानते हो कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो है वो इंडिफिनिट पीरियड का शटडाउन कर दिया है हिल्स में। दैट मीन्स जो वेस्ट बंगाल का अपर पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो गोरखालैंड उस पार्ट को बोलता है। एक्चुअली वो दार्जिलिंग, शिलीगुड़ी, वो ये सब एरिया है, लेकिन वो लोग चाहते हैं वहाँ अपना खुद का अलग स्टेट हो जिसका नाम हो गोरखालैंड। तो उसके लिए गोरखा मुक्ति मोर्चा जो हिल का एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों ने इंडिफिनिट शटडाउन बुला लिया है, और ये 53rd डे हो चुका है। 53 डे से ये चल रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो, ये गोरखालैंड का एक्सटेंशन है। और हाल ही फिलहाल में वहाँ में सिचुएशन टेंस्ड हो रहा है, दो वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं आया है अभी तक, कोई ऐसा एब्रप्शन, कोई मतलब वायलेंस का एक्टिविटी अभी तक नोटिस नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी कंसर्न है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट। आप लोग एक बार देख लीजिएगा ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट का क्या क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का और अदर हिल पार्टीज जितने भी है, वो लोग इकट्ठा होकर पुलिस के अगेंस्ट में ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट किया है दार्जिलिंग में, ताकि, और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को इधर से फोर्स हटा दो और हम लोगों को अलग सा एक स्टेट बनाने दो। तो आप देख सकते हो ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है वो है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर फोकस ऑन केमिकल इन फायर क्रैकर्स। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में 5 ऐसे केमिकल्स, 5 ऐसे मटेरियल्स को बैन किया हुआ है फायर क्रैकर्स में यूज़ करने के लिए, जो कि एयर पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा मतलब लीप दे देता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है, या फिर एक बहुत पुश दे देता है और एयर पोल्यूशन बहुत ऊपर चला जाता है उसका लेवल। तो ये 5 क्या है हम लोग देखते हैं। ये है एंटीमोनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लीड। इस 5 मटेरियल को यूज़ करने के लिए सख्त मना किया है, और बोला है जो भी यूज़ करेगा उसके अगेंस्ट में पुलिस केस हो सकता है और उसको सज़ा भी मिल सकता है। तो आप जानते हो सबसे ज़्यादा इंडिया का जो फायर क्रैकर्स बनते हैं वो है शिवालिक्स में। जो तमिलनाडु फायर वर्क्स एंड आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, वो लोग निगरानी रख रहे हैं उस बात पे, और उन्होंने ये बोला है वो जो शिवालिक्स में अभी बन रहे हैं फायर क्रैकर्स, उसमें ये सब यूज़ नहीं हो रहे हैं। जितने भी बैन किया हुआ प्रोडक्ट्स है वो सब कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है। साथ बाई साथ कोर्ट ने ये भी नोटिस किया है
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB, उन्होंने जो स्टैंडर्ड दिया है कि ये 5 मटेरियल यूज़ ना करो, अब कोर्ट ने ये नोटिस किया है एक्चुअली में ये 5 जो मटेरियल है वो बहुत ही कम यूज़ होता है फायर क्रैकर्स में। आइए देखते हैं फायर क्रैकर्स का डिटेल क्या है। इसमें देखिए जो येलो कलर है इससे क्या ये किससे बनता है, सोडियम सॉल्ट से, नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट्स ऑफ सोडियम से येलो कलर बनता है। ब्लू कलर बनता है कॉपर सॉल्ट से, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर। ग्रीन कलर बनता है बेरियम सॉल्ट से, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड क्लोरेट्स ऑफ बेरियम से बनता है ये। पर्पल जो कलर होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड स्ट्रोंटोनियम कंपाउंड का है। वाइट जो बनता है वो बर्निंग ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम है। ऑरेंज जो बनता है वो कैल्शियम सॉल्ट है, जो कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम से बनता है। और जो रेड बनता है वो स्ट्रोनोनियम सॉल्ट से बनता है, जो नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फर से बनता है। तो ये आप देख सकते हो किससे किससे क्या मटेरियल बन सकता है। शायद प्री में ये पूछ सकता है कि कौन सा कलर क्या है, ऐसे चांसेस कम है, फिर भी आप एक बार देख लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि कौन से मटेरियल क्यों बैन किया है, जो एंटीमोनी है वो क्यों बैन किया है, जो मरकरी है कहाँ यूज़ होता है क्यों बैन किया है, आर्सेनिक है ये क्यों बैन किया, पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप एक बार देख लेना इसके बारे में कि एंटीमोनी सल्फेट जो है ये यूज्ड होता है कि एमुनेशंस, एक्सप्लोसिव, माचिस फैक्ट्रीज़ में। मरकरी कहाँ यूज़ होता है ये डिटेल में ये छोटा सा न्यूज़पेपर में कॉलम बनाया हुआ है, तो इसमें देख लीजिए, इससे प्री का क्वेश्चन आ सकता है। सीरियसली ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज़ होता है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार देख लेना। अगला जो न्यूज़ है वो है स्विस हैप्पी विथ इंडियाज़ डाटा सिक्योरिटी। स्विट्ज़रलैंड हाल फिलहाल में उन लोगों के गैजेट में और उन लोगों के जो स्पीचेस है, उन लोगों का जो न्यूज़ है उसमें पाया गया है, मतलब वो मेंशन किया है कि इंडिया का जो डाटा सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और अपने आप पे एडिक्वेट है, कैपेबल है कि कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, स्पेशली ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन पैक्ट के लिए। और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप जानते हो हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट और स्विस गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके दौरान ब्लैक मनी होल्डर्स का सीक्रेट इंडिया को वो लोग प्रोवाइड करेंगे, तो उसको ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन पैक्ट से नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए ये डेटा सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ बाई साथ उन लोगों के गैजेट में ये भी बोला है कि ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड अकाउंट जितने भी इंडिया के हैं और स्विस गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, मतलब वो लोग ये बोला है कि सिर्फ इंडिया को स्विस गवर्नमेंट से नहीं, बाहर के जितने भी और भी ऐसे सेंटर्स है जिसके साथ पैक्ट हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन दो, जैसे बहामास हो गया, लाइचेंटेनियन हो गया, लाइचेंटेनियन जो है, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही एग्रीमेंट करने के लिए, ऐसा ही ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पैक्ट साइन करने के लिए, ताकि इंडिया को ऐसा इंफॉर्मेशन मिलते जाए। साथ बाई साथ यूएस को भी उन्होंने अर्ज किया है कि इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस रिकॉग्नाइजिंग इंडिया जो है, मतलब उसको वो रिकॉग्नाइज करे और भी कंट्रीज़ के जैसा, जिसमें एडिक्वेट डिग्री ऑफ डाटा प्रोटेक्शन फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टैक्स इन्फो है। दैट मीन्स वो लोग इंडिया को ऐसे ही रिकॉग्नाइज करें जिसके पास बहुत एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाटा सिक्योरिटी है और कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रोसेस है, स्पेशली म्यूचुअल एक्सचेंज टैक्स इन्फो के लिए। तो ऐसा कहा है। और उसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कि वो उन्होंने बहुत सारा 2-3 और भी सेंटर्स का नाम बोले, जिसके साथ उन्होंने बोला है कि शायद इंडिया अगर एग्रीमेंट्स करेगा फिनेंशियल सेंटर्स के साथ तो शायद अच्छा होगा। तो इसी न्यूज़ में और एक पार्ट है कि उन्होंने ये भी बोला है इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ग्रेटर मार्केट हो सकता है, और वो लोग अभी चाहते हैं इंडियन मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस बनाए, स्पेशली री इंश्योरेंस सेक्टर और फिनेंशियल सर्विसेज में। और इसके साथ साथ उन्होंने डेट भी दिया है ऑटो एक्सचेंज का, जो कि 2018 है, और पहला सेट ऑफ डाटा एक्सचेंज जो होगा वो 2019 में होगा। ये डिसीजन रेफरेंडम के अंदर नहीं आता है, दैट मीन्स इसमें किसी के रेफरेंडम ज़रूरत नहीं है। तो और मतलब रेफरेंडम एक लॉ होता है जिसके दौरान पीपल का राय लिया जाता है वेदर दे आर एग्री विथ दिस और नॉट। तो इसमें रेफरेंडम का कोई वजूद नहीं है, इसलिए इसमें और कोई डिले नहीं होगा। ये न्यूज़ भी आप देख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है केरला बैट्स फॉर राइट टू प्राइवेसी। आप जानते हो आधार कार्ड को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस हाईलाइट हो रहे हैं
9 जज का एक बेंच जो जेएस का कर हम लोग का सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने वो हेड कर रहे हैं। तो इसमें केरला ने क्या बोला है, वो बोला है कि राइट टू प्राइवेसी मैंडेटरी है, उसको चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कोई भी डिजिटल युग में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने काउंटर करने के लिए ये बोला है कि शायद सारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन राइट टू मतलब प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसमें कोई चेंज ला सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, अगर कोई पॉजिटिव इफेक्ट के लिए। तो केरला ने ये बोला है शायद राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है बाकी सारे राइट के हिसाब से, लेकिन वो फंडामेंटल राइट है एटलीस्ट, तो उस हिसाब से उसके साथ छेड़खानी करना नहीं चाहिए, ऐसा कह रहा है केरला। और उन्होंने ये भी बोला है कि आप राइट टू प्राइवेसी को एब्सोल्यूट नहीं है बोल के ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि राइट टू प्राइवेसी नहीं रहना चाहिए या फिर गवर्नमेंट इसके साथ छेड़खानी करे, लेकिन इसलिए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एटलीस्ट फंडामेंटल राइट तो है, वो एब्सोल्यूट है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट है और उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा हुआ है केरला का। और उन्होंने ये भी कहा है कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में इसका मिसयूज़ कर सकता है, सिर्फ मिसयूज़ ही नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन से लेकर हर चीज़ एक्सेस कर सकता है इसके दौरान, अगर कोई हैक या फिर दूसरे सोर्स से ये ले ले। और राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप इसके बारे में भी एक बार देख लेना, ये राइट टू प्राइवेसी और आधार कार्ड के जो न्यूज़ है उसका एक्सटेंशन बोल सकते हो उसको, और ये अच्छा एग्जाम्पल है, आप ड्रॉ कर सकते हो क्वेश्चन में भी। इसके बाद है जैगुआर जेट स्टिल फ्लाइंग विदाउट ऑटो पायलट्स। आप कुछ दिन पहले ही देखे थे कि हम लोग का जो आर्मी है उधर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स है जो 70% 80% अभी तक काम में नहीं लगाया गया है। इसके बाद ही सीएजी ने ये रिपोर्ट भी मतलब बाहर निकाला, रिपोर्ट फाइल किया कि हम लोग का जो जैगुआर है वो एक्चुअली फ्रंटलाइन फाइटर जेट है इंडियन एयरफोर्स का, वो अभी तक ऑटो पायलट के अलावा चल रहा है, जो कि बहुत ही एसेंशियल है फ्लाइंग के लिए। 1997 में ये कमीशन हुआ था, इंडिया में पहली बार आया था, और अभी भी 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑटो पायलट उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है, मतलब ऑटो पायलट है ही नहीं मैक्सिमम जगह में। अभी तक हम लोग एक्सीडेंट में 3 जैगुआर फाइटर जेट को लूज़ कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है, और एक पायलट की इसमें शहीद भी हो गए, डेथ भी हो गया उनका, तो जो 2008 में हुआ था पहली बार। और ये जनरली ह्यूमन एरर्स या फिर डिसोरिएंटेशन की वजह से ही है, लेकिन ऑटो पायलट रहता तो शायद ये नहीं होता। तो 1997 में आईएएफ दैट मीन्स इंडियन एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट किया था, हाईलाइट किया था कि उन लोगों को 108 ऑटो पायलट की फैसिलिटीज़ चाहिए 108 एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 36 ही इक्विप्ड हो सका, जिसका जो कॉस्ट आया था उसका 37.42 करोड़ था इन 1999। और उसी 35 में अभी सिर्फ 18 ही है जो इंटीग्रेटेड के हिसाब से काम कर रहा है मार्च 2017 तक। तो आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा दुखद वाली न्यूज़ है और थोड़ा कंसर्निंग भी है। अगला जो न्यूज़ है वो है प्रेशर ऑन नेपाल ओवर डोकलाम स्टैंड ऑफ। आप जानते हो डोकलाम में अभी इंडिया और चाइना का फेस टू फेस आरबी का थोड़ा टफल हो रहा है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है डोकलाम रीजन जो कि एक ट्राई जंक्शन एरिया है इंडिया भूटान और चाइना के बीच, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रोड का, लेकिन चाइना चाहता है वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करे। तो चाइना ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया है कि इंडिया ट्रांसफर्स किया है, उन लोगों के टेरिटोरी में घुस के दादागिरी दिखा रहा है ये वो। तो अभी नेपाल के पास थोड़ा प्रेशर आ गया है कि नेपाल किसको सपोर्ट करे, किसके साइड ले। अभी नेपाल का जो पीएम है शेर बहादुर धोबा, वो दिल्ली में हाल ही फिलहाल में विजिट करने वाले हैं, और बोला जा रहा है वो आके क्लियरिफाई करेगा उनका पोजीशन क्या है इस बायलैटरल इश्यूज़ में। तो नेपालीज पीएम जो है वो विजिट इसलिए करेंगे क्योंकि आप जानते हो बिस्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन का 15th मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स का। सॉरी रियली सॉरी। अभी नेपाली पीएम जो है वो ऐसे ही इंडिया में विजिट करने वाले हैं, और उसके बाद ही तुरंत बाद ही सुषमा स्वराज जो हम लोगों के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है वो जाएंगे काठमांडू, यही बिम्स्टेक की जो मीटिंग है वो
अटेंड करने के लिए। बिम्स्टेक का पूरा नाम मैं पहले ही बताया हूँ कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो उसका जो 50th मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर का, उसको अटेंड करने के लिए सुषमा स्वराज जी भी जाएंगे नेपाल प्रेसिडेंट के ठीक बाद। ये अगस्त में ही होगा शायद। और ये इसके साथ साथ वो मल्टीलेटरल बात करेंगे बाकी सारे कंट्रीज़ के जो जो इसका पार्ट है। इसके साथ साथ बाइलेटरल टॉक्स भी करेंगे नेपाल के साथ, और बाइलेटरल समझौता भी करेंगे नेपाल के साथ सुषमा स्वराज जी। तो ऐसा ही न्यूज़ आया है, ये भी आप देख सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है एटीएम एक्सपेंशन स्लोज डाउन ड्यू टू नोट बैन। आप जानते हो नवंबर में मोदी जी ने जितना भी हाई वैल्यू नोट है 500 और 1000 रुपये वो बैन कर चुके थे, ताकि बहुत सारे ब्लैक मनी, काउंटरफिट मनी, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो डिमोनेटाइजेशन का एक निगेटिव इम्पैक्ट में ये न्यूज़ आप डाल सकते हो कि वो क्या किया है, एक हर्डल बन चुका है एटीएम चेंज को फैलाने की। पूरे इंडिया में एटीएम चेंज को स्प्रेड करने के लिए वो एक हर्डल बन चुका है। आरबीआई ने ये बोला है टोटल 99,989 एटीएम ऑफसाइट एटीएम था पिछले साल तक, लेकिन अभी इस साल 98,092 एटीएम ही सिर्फ है सेम मंथ में। मतलब एक साल पहले ऑलमोस्ट 1000 एटीएम ज़्यादा था और अभी 1000 एटीएम कम है। लेकिन ऑन साइट एटीएम जो है वो थोड़ा बढ़ा है। वो पहले 101,346 दैट मीन्स 1,01,346 था एटीएम, और अभी 1,10,385 हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 9,000 एटीएम्स राइज किए हैं ऑन साइट में, लेकिन ऑफ साइट में वो कम हो चुका है। ये जनरली इसलिए आरबीआई ने क्लेरिफाई किया है कि ड्यू टू नोट बैन उन्होंने स्लो डाउन कर दिया ये प्रोसेस को, इसीलिए अभी ये काम नहीं कर रहे बाकी सब एटीएम। तो नंबर ऑफ़ एटीएम इंडिया में अभी है 2,08,477, जो कि लास्ट साल तक था 2,02,335। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 6,000 एटीएम्स बढ़े हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने क्लियरिफाई किया है कि नोट बैन के बाद बहुत उन लोगों को दिक्कतें आ रही है, अड़चने आ रही है, लेकिन वो ये भी एश्योर किया है बहुत जल्द इसका एक्सपेंशन फिक्स शुरू होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस पूरा चार्ट में दिया हुआ है। 2014 में कितना था, 2015 में कितना था, 2016 में कितना था। तो आप एक बार देख सकते हो इसको, क्योंकि कभी भी अगर डिमोनेटाइजेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया मेंस में इन केस, तो आप यहाँ से अच्छा एक एग्जांपल ड्रॉ कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंस ये इसका इम्पोर्टेंस अच्छा खासा है। अगला जो है वो न्यूज़ है चाइना RECP पुश वेल्स ग्रैंड प्लान। आप जानते हो अभी हाल फिलहाल में ये RECP जो न्यूज़ है वो बहुत आ रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक मेगा ट्रेड फैसिलिटी है। तो इसमें क्या है टोटल 16 जो हम लोग का एशियन नेशन है उन लोगों में एक एग्रीमेंट साइन होगा, मेगा ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके दौरान वो अपने में बहुत कम लेवी के और बहुत कम चार्ज के से सारे के सारे देश अपने आप में इंटर एक्सचेंज करके ट्रेड पॉलिसी कर सकता है। दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट इजीली बेच सकता है कहीं भी जगह में। तो इसका एक सर्वे किया चाइनीज़ ने अभी, लोकल सर्कल्स नाम का, उसमें ये बोला है इंडिया का 52% लोग ये मानता है इंडियन प्रोडक्ट्स चाइनीज़ प्रोडक्ट से बेटर है, लेकिन 83% लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट ही यूज़ करता है क्योंकि ये चीप है। इस वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट का यहाँ पे मार्केट बहुत बढ़ चुका है। अब ये अगर ये आ गया फ्री जो मेगा ट्रेड फैसिलिटी है तो और भी इसमें पुश हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्या न्यूज़ आया है। इसमें ये बोला है जो मेगा रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो टोटल 16 एशिया पैसिफिक कंट्री इसमें होगा, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, और जापान भी है इसमें। ये रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप दैट मीन्स RCEP के दौरान आता है, और इसके दौरान क्या है वो लोग अपने आप ही बहुत ट्रेड कर सकते हैं। इसकी वजह से अब एक कंसर्निंग मैटर यह आ गया है, दो इंडिया का जो क्या बोलते हैं इसको, इंडिया में ये गुड इफेक्ट एक साइड से हो सकता है, एक साइड से बैड भी हो सकता है। चलिए गुड इफेक्ट क्या है ये पहले देखते हैं। इंडिया जो है हाईएस्ट है एवरेज में एज मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ के हिसाब से, और इसका टैरिफ लेवल जो है MFN वो है 13.5 WTO के अनुसार। तो इसके लिए इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट उन लोगों का हो सकता है और इंडियन लोगों को चीप प्रोडक्ट्स भी मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये होगा अगर अभी चाइना या फिर बाकी कंट्री से चीप प्रोडक्ट आना शुरू करें इंडिया में, तो इंडिया का जो इंडिजिनस
कई इंडस्ट्रीज़ है, इंडिजिनस पीपल है, वो लोग मार खा जाएगा, क्योंकि बाहर से बहुत चीप में प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इंडियन प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होने के नाते कोई भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो ये एक इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आप देख सकते हो। तो ये न्यूज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आरसीबी के ऊपर शायद इस बार क्वेश्चन आ सकता है। मेरे को लग रहा है ये मेंस में इस बार इसके ऊपर या फिर इसको टच करके कोई क्वेश्चन आ सकता है। एक बार आप देख लेना, अगर आए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो एग्जांपल्स, और यहाँ पे पॉइंट्स भी ले सकते हो। तो इतना ही था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। इसके अलावा भी जो एडिटोरियल पोर्शन है उसमें भी थोड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हम लोग बहुत जल्द एडिटोरियल का भी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप देख लीजिए एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट है। वो है लेट्स टॉक अबाउट ए सप्लीमेंट्री इनकम, दूसरा है प्राइवेट पावर पब्लिक एपैथी, तीसरा है स्किल डोंट डिटेन। ये है अभी जो यूएस के पॉलिसी है उसके ऊपर शायद। और एक वेंकटेश नायडू, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चेंजिंग आइडियाज़ ऑफ इंडिया, ये भी देख सकते हो आप, और इन डिफेंस ऑफ कार्बाइन, ये भी देख सकते हो। और पार्टीशन नहीं, ये नहीं चाहिए, बाकी सब आप एक बार देख सकते हो। तो यही सब न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, और प्लीज़ आप देख लीजिएगा ये सब डिटेल में। और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों को ये जो पीपीटी वाला नोट्स है, या फिर अलग से कोई भी सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए, कोई भी सजेशंस चाहिए, या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ऐसा कोई टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को फेसबुक में मैसेज कर सकते हो या फिर ईमेल भेज सकते हो। फेसबुक आईडी जो हम लोग का है www.facebook.com/bethinkstudies और www.bethinkstudies@gmail.com। प्लीज़ अगर कुछ भी चाहिए मटेरियल तो आप लोग हम लोग को मैसेज कर सकते हो, हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।